खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है और ना मंगल हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। रूस और यूक्रेन की जंग कब निर्णायक मोर्चे पर पहुंचेगी? क्या दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाएंगे? तीसरे दौर की वार्ता का नतीजा आखिर क्या निकलेगा? इन तमाम सवालों के बीच में अच्छी खबर ये आई है कि रूस ने आज फिर से यूक्रेन के कई शहरों में युद्ध विराम का ऐलान कर दिया ताकि भारत समेत दूसरे देशों के छात्रों और नागरिकों को निकलने का एक सेफ पैसेज मिल सके। इसके अलावा यूक्रेनी नागरिक भी तेजी के साथ पलायन कर रहे हैं, उन्हें भी बम बारूद का सामना ना करना पड़े। मानवीय लिहाज से ये फैसला अच्छा तो है, लेकिन रूस पर अब युद्ध विराम करने पर ग्लोबल बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस के अनुरोध पर यह कदम उठाया है। पहली उम्मीद तो ये थी कि सीज फायर हो। सीज फायर की दो बहुत बड़े फायदे होते हैं। एक, अगर भारत की ही दृष्टि से देखें तो भारत अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को वहां से निकालना चाहता है, लेकिन एक बड़ी उम्मीद जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेन से लगातार की जा रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनते हैं। वो भारत में जो यूक्रेन के राजदूत हैं वो कई बार इस बात को कह भी चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत हस्तक्षेप करे तो शांति बहाली की ओर आगे बढ़ा जा सकता है, और शांति बहाली का प्रयास फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन से लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री लगातार करते, नेफ्ताली बेनेट लगातार करते आ रहे हैं, और उनके प्रयासों की बदौलत कुछ ये शांति हुई है जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने पहल की। हालांकि यूक्रेन के सुमी शहर में अभी भी करीब 700 भारतीय फंसे हुए हैं। सीज़फायर के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की कोशिश होगी। गौरतलब है कि रूस की तरफ से सीज़फायर का ऐलान ऐसे समय पर किया गया है जब दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी है। कीव में हालांकि युद्ध विराम है, लेकिन इरपिन में कोई युद्ध विराम नहीं है। जबरदस्त यहाँ बमबारी चल रही है इस रास्ते पर, और आप मेरे बगल में बिल्कुल देख भी सकते हैं कि एक के बाद एक यहाँ पर यूक्रेन की गाड़ियां इरपिन के रास्ते पर जा रही हैं। यहाँ पर अभी भीषण युद्ध हो रहा है, हर गाड़ी को जांचा जा रहा है, उसके बाद ही उसको जाने की अनुमति दी जा रही है। आप यहाँ पर रुक रुक के धमाकों की आवाज भी हो रही है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये आखिरी चेक पॉइंट है कीव और इरपिन के रास्ते पर, और इस चेक पॉइंट पर तेजी से लोग जो अब युद्ध से भागकर इस तरफ आ रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की और यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की से कहा कि भारत शांति का हिमायती है और वो चाहता है कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके इस मामले का हल निकालें। उधर बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की ने ट्वीट करके पीएम मोदी का आभार जताया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन की जनता को दिए जा रहे मदद को लेकर भारत के आभारी हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की और दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट लंबी बातचीत हुई। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन के हालात पर भी चर्चा की। हालांकि रूस लगातार अपना हमला यूक्रेन पर तेज करता जा रहा है। अब तक यूक्रेन के कई शहर हमले में पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इरपिन और चर्निहाइव ये दो ऐसे इलाके हैं बूचा के बगल में, तो इन तीन शोल्डर्स पर बहुत जबरदस्त वार कल देर रात हुआ है, मिसाइलों से अटैक हुआ है, और यहाँ के लोग हमको ये बता रहे हैं कि अब रिहायशी इलाकों में भी बमबारी हो रही है, टैंकों की लड़ाई हो रही है, और उससे डर अब ये है कि अगर ये तीन इलाके जो बहुत महत्वपूर्ण है कीव की रक्षा के लिए, अगर ये इस अटैक को नहीं होल्ड कर पाए तो फिर कीव पर दंदनाते हुए बढ़ने का प्रयास करेगी। रूस की सेना अगले 24 से 48 घंटे राजधानी कीव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो रूस के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। जंग के बीच हुई बातचीत के दौरान भी यूक्रेन की डेलीगेशन ने किसी भी शर्त को मानने से पहले सीज़फायर की मांग रखी थी, जिसके बाद अब रूस ने यूक्रेन के 4 बड़े शहरों में सीज़फायर का ऐलान किया है।
सीधे कीव पर कब्जा करना आसान नहीं है और संभव भी नहीं है। जिस तरह से यूक्रेन की सेना अलग अलग भागों में बटी हुई है, अलग अलग भागों में मोर्चा संभाले हुए है। अगर कीव पर कब्जा करना है, रूस की सेना अगर सीधे कीव पर आ गई तो रूस की सेना को घेर कर उसमें मारने में यूक्रेन की सेना को सफलता मिलेगी। यह ध्यान रखने की बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले 8 वर्षों में यूक्रेन की सेना ने अमेरिका के साथ, यूके के साथ, फ्रांस, जर्मनी के साथ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों के साथ जबरदस्त युद्धाभ्यास किए हैं। इनके हथियार अत्याधुनिक है। पिछले 8 वर्षों में बिल्कुल अमेरिकन स्टैंडर्ड, नेटो स्टैंडर्ड के लेटेस्ट वेपन्स, जैवलिन मिसाइलें और ATGMs और सरफेस टू एयर मिसाइल्स और स्मॉल आर्म्स और एम्यूनिशन सब बिल्कुल अमेरिकन पैटर्न का इनके पास है। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अब इजरायल, फ्रांस और तुर्की समझौता कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि उनका देश यूक्रेन संकट का कूटनीतिक समाधान तलाशने में सहायता जारी रखेगा। बता दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट शनिवार को अचानक मॉस्को पहुंचे और उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध विराम पर लंबी बातचीत हुई। इस जंग के बीच फिलहाल अब उम्मीद की किरणें दिखाई देने लगी है, जिससे लगता है कि जल्द ही रूस और यूक्रेन के बीच कोई समाधान निकलेगा और पहले की तरह सब ठीक हो जाएगा। यूक्रेन के कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान का ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए युद्ध स्तर पर जारी है। 22 फरवरी से शुरू हुए इस ऑपरेशन में अब तक 17,000 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी है। युद्ध के मुहाने से भारतीय छात्रों की वापसी का ये मिशन अब अंतिम पड़ाव के काफी करीब पहुंचने लग गया है। बाकी बचे छात्रों को जल्द से जल्द वापस लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए यूक्रेन से सटे देशों, जिसमें पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और रोमानिया हैं, वहां से तेजी से भारतीयों का रेस्क्यू करवाने के लिए स्पेशल फ्लाइट से ऑपरेशन गंगा जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। हालांकि युद्ध विराम के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी गई हैं और जंग रोकने के लिए बातचीत के जरिए समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में दागी जा रही मिसाइलें और बम धमाके इस बात की गवाही दे रहे हैं कि युद्ध अभी बाकी है। दोनों देशों में चल रही इस जंग के बीच भारत सरकार की ये कोशिश है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की जल्द से जल्द सुरक्षित वतन वापसी हो। इसके लिए ऑपरेशन गंगा की रफ्तार और तेज कर दी गई है। और शुभ खबर यह है कि बुडापेस्ट से सभी भारतीय छात्रों की वतन वापसी हो गई है। ये जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शेयर की। When you are doing an evacuation out of a war zone anywhere, Payal, there are constraints which you cannot anticipate. I'm happy if we can complete this process in the next day or so. We would have completed all 23,000 or so. बता दें कि रूस यूक्रेन बॉर्डर के सुमी शहर में फंसे भारतीय छात्रों को बसों में बैठाकर पोल्टावा के रास्ते हंगरी के बुडापेस्ट शहर लाया जा रहा है। यहाँ से इन्हें एयरलिफ्ट करके भारत पहुँचाया जाएगा। भारतीय बच्चों के बारे में बताऊं जो सुमी में फंसे हैं, वहां पर बसें कई, पोल्टोवा एक यहाँ पर शहर है, पोल्टोवा में भारतीय दूतावास ने बसों का प्रबंध किया है जो उनको सुरक्षित पोल्टोवा से सुमी और सुमी से बच्चों को लेते हुए किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करेंगे। संभवतः उनकी कोशिश ये रहेगी, अगर वहां पर ICRC बेलगोरोड रूस का बॉर्डर बोलेगी तो वहां जाएंगे, कीव बोलेगी तो कीव आएंगे और फिर यहां से उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। ये लगभग 400 से 700 के बीच अलग अलग जगहों पर ये संख्या बताई जा रही है सुमी और आसपास, जिन लोगों को सुरक्षित निकालने की समय आवश्यकता है। वहीं यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 20,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 76 उड़ानों से 15,920 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की। रोमानिया से अब तक 31 फ्लाइट के जरिए 6,680 छात्रों को वापस लाया गया। वहीं पोलैंड से 13 विमानों में 2,822 छात्र वतन वापस लौटे, जबकि हंगरी से 26 फ्लाइट से 5,300 छात्रों को स्वदेश लाया गया। वहीं स्लोवाकिया से 6 विमानों में 1,118 छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी हुई।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक आज भी 7 विमानों से करीब 1200 छात्रों को भारत लाया जा रहा है। भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में 4 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी और वीके सिंह पहुंचे थे। इन चारों मंत्रियों की देखरेख में भारतीय छात्रों की वापसी सुनिश्चित की जा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो छात्रों को घर वापसी का प्लान बता रहे हैं। 2 planes are coming tomorrow and they will land directly in Sudan. So 440 out of 1000 students from Siret will leave tomorrow for India from Sudan, and 1,300 will leave from Bucharest back home to India. So that's the plan for tomorrow. भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में जुटी है और चारों केंद्रीय मंत्री भी अपने काम को बखूबी अंजाम देने में लगे हैं। उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में सभी भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो जाएगी। यूक्रेन के कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, यूक्रेन को रूस आसानी से परास्त कर सकता है, हरा सकता है। पूरी दुनिया यही सोच रही थी, लेकिन यूक्रेन की सेना ने 12वें दिन भी युद्ध में डटकर और पूरी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यही सोचकर बैठे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों में यूक्रेन की सेना को हथियार डालने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लिहाजा अब युद्ध यूक्रेन के साथ साथ रूस पर भी भारी पड़ने लगा है। खास तौर से रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का इम्पैक्ट उसकी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर भारी पड़ रहा है। अब रूस की मुद्रा रूबल की कीमत तेजी के साथ गिर रही है। दुनिया की दिग्गज कंपनियां रूस से कारोबार समेटने लग गई हैं। अगर यही हालात रहे तो यूक्रेन पर अटैक का फैसला उल्टे रूस के लिए संकट भरा साबित होगा। रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुए 12 दिन पूरे हो चुके हैं। ये जंग तो शुरू हुई थी यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए, लेकिन ये युद्ध न केवल यूक्रेन बल्कि रूस के लिए भी घातक साबित हो रहा है। भले ही यूक्रेन बारूद के मुहाने में तब्दील हो गया हो, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था को भी इसी युद्ध ने तगड़ा झटका दिया है। यूक्रेन सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर रूस के मुकाबले काफी बौना है, लेकिन 12 दिनों के संघर्ष ने रूस के जंग के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शासनकाल में अब तक के सबसे ज्यादा आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूस का खजाना खाली होने का दौर शुरू हो गया है। और इसीलिए रूस बार बार चेतावनी दे रहा है नेटो देशों को, अमेरिका को, कि अगर वो शामिल होगा इस युद्ध में, अगर वो मदद करेगा यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन नेटो देश नहीं है, अगर वो मदद करेगा यूक्रेन की तब ये एस्केलेट होगा। तो रूस की तरफ से ये गेंद इस समय अमेरिका के पाले में है। क्या अमेरिका वो एस्केलेशन चाहता है? क्या अमेरिका इस तरह के एस्केलेशन की स्थिति में है? क्योंकि अमेरिका के साथ जो अफगानिस्तान और इराक में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। अमेरिका की तो कोशिश ये थी कि किसी तरह रूस को यहां उलझा के कमजोर कर दो, और ये आकलन अभी भी उनका है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए समस्या खड़ी कर सकता है उन्हीं के अपने देश में। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का जो इम्पैक्ट सामने आ रहा है वो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि यूक्रेन के साथ युद्ध का खामियाजा रूस को ज्यादा उठाना पड़ सकता है। हालांकि यूक्रेन की इकोनॉमी पर तो काफी बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर रूस की अर्थव्यवस्था भी प्रतिबंधों का प्रेशर ज्यादा समय तक झेलती नजर नहीं आ रही। यूक्रेन पर अटैक के बाद दुनिया के कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय देशों ने आर्थिक प्रतिबंधों को बढ़ाया।
इन प्रतिबंधों का सीधा असर रूस की करेंसी पर हुआ। रूस की करेंसी रूबल डॉलर के मुकाबले 30% तक नीचे पहुंच गई है। विदेशी ट्रेडिंग में भी रूसी शेयरों के मूल्य 90% तक नीचे आ चुके हैं। बुरी तरह ऑलरेडी गिर चुकी है रूबल करेंसी। तो रूबल करेंसी की सो मच सो आज की तारीख में आज के कोई भी वो देश जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है उन्होंने रूबल करेंसी में पेमेंट करने की बात की है। तो वो उसके ऊपर कोई अभी निर्णय नहीं है। सरकार के लेवल पे निर्णय होगा जब भी होगा। तो किस रेट पे क्या एक्सचेंज रेट पे होगा। तो ये सब हर तरफ से अनसर्टेनिटी का माहौल है। अब तक यूक्रेन ने रूस का डट कर मुकाबला किया है। यूक्रेन ने रूस के हर हमले का बहादुरी से सामना किया। रूस अपनी आसान जीत की उम्मीद लगाए बैठा था। पुतिन को यकीन था कि पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ जंग के फैसले को चुपचाप सहन कर लेंगे, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। पश्चिमी देशों ने उन पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे अब उनके ही सामने कई बड़े संकट खड़े हो चुके हैं। रूस के सेंट्रल बैंक ने मुख्य इंटरेस्ट रेट को 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। रूस के केंद्रीय बैंक ने कहा कि आपात स्थिति में ये कदम उठा रहा है क्योंकि रूस की इकोनॉमी के हालात अचानक से काफी बदल चुके हैं। पुतिन के खिलाफ अमेरिका खुलकर मोर्चा खोल चुका है। जो बाइडेन रोजाना ही रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की नई किश्त जारी कर रहे हैं। अमेरिका ने पहले ही दिन ये साफ कर दिया था कि वो रूस को आर्थिक तौर पर सबक सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। बाइडेन की इसी सौगंध का प्रभाव अब रूस के वित्तीय संस्थानों पर भी दिखाई दे रहा है। अमेरिका सहित कई देशों ने रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इन प्रतिबंधों में रूस को इंटरनेशनल पेमेंट स्विफ्ट से अलग करना मुख्य तौर पर शामिल है। कई दिग्गज कंपनियों ने रूस से कारोबार भी समेट दिया है। इनमें एप्पल, सैमसंग, कोका कोला जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। फिलहाल रूस अगर संभला नहीं, युद्ध विराम पर विचार नहीं किया, तो पुतिन को यूक्रेन का साथ जंग का फैसला भारी पड़ सकता है, क्योंकि रूस के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर भी जंग का सीधा इफेक्ट हो रहा है, जिससे रूस के हालात अब ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं। दुनिया के तमाम मुल्कों ने रूस से संबंध खत्म कर दिए हैं। भले ही जंग में रूस यूक्रेन पर भारी है, लेकिन पूरी दुनिया में रूस अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उम्मीद है कि आप सभी का दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के लिए आप सभी को रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी शगुफ्ता आपकी शुभ रात्रि की कामना से आपसे लेती हूँ विदा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।